चलिए दोस्तों, फिर से आज हम आपके लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हिंदी का ये टॉपिक है जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, ये आपका रिवीजन समझिए, रिवीजन की तरह हम इसे लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स भी हैं इसमें और कुछ तथ्यात्मक भी है। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए चलना है हमें। ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम ये वर्णमाला को समाप्त करते हैं, एक ही वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या बोलते हैं वर्ण, तो वर्ण किसे कहते हैं ये देखिएगा अभी, है ना। तो ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जो भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई होगी उसको वर्ण या अक्षर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्वनि को देखा नहीं जा सकता, देखा जा सकता है क्या, ध्वनि को नहीं देखा जा सकता, जबकि वर्ण को देखा जा सकता है ना। देखिए, मूल रूप से जो स्वर है वो 11 है, सभी को पता होगा। ठीक है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, है ना। यह मूल स्वर होगा जो कि 11 है। उसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह मतलब इसमें कितने अयोगवाह की संख्या है, एक तो हो गया अंग वाला अयोगवाह और एक हो गया आहा वाला अयोगवाह। ठीक है, तो इस प्रकार से अयोगवाह कितना है, 2 है। उसके बाद कुल वर्ण अगर आपसे पूछ दे टोटल कितने अक्षर हैं, तो है 52 वर्ण। ठीक है, कितने हैं, 52 हैं। उसमें जो मूल व्यंजन है वो है 35। ठीक है, मूल व्यंजन कितने हैं, 35। ठीक है, तो सबको मिलाकर कुल अक्षर जो होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, अगर लेखन की दृष्टि से अगर आपसे पूछ ले लेखन की दृष्टि से स्वर कितने हैं, तो आपको बताना है 13। कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अंग और आहा को भी जोड़ दिया जाता है, तो 11 और 2 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं व्यंजनों की कुल संख्या। देखिए, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 35 मैंने बोला, 33 प्लस 2 ढा और ढा को भी जोड़ दिया गया है, तो अब व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। पहले 33 माना जाता था, अब जो व्यंजनों की संख्या है वो 35 हो गया है। मानक रूप से बोलें तो स्वर, दोस्तों अगर मानक रूप से पूछे तो आपको स्वर कितना लेना है, स्वर आपको 11 ही बताना है। ठीक है, मानक रूप से। लेकिन लेखन की दृष्टि से पूछ दे तो 13 बताना है। अब देखिए, मात्रा या उच्चारण से स्वर के 3 प्रकार हैं। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं स्वर के, जो है मात्रा या जब हम उच्चारण करते हैं उसके आधार पर। ठीक है, एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है लघु स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसमें आते हैं अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। तो आपको अगर पूछ दे कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं और ये कितने हैं, तो उस आपको बताना है 4 है। कौन कौन से, अ, ई, उ, री। उसके बाद दीर्घ या गुरु स्वर बोल दे, ये जो है 7 है। कितना है, 7 है। अब इसको बता दे तो कौन कौन से है वो, तो एक बड़ा आ आएगा इसमें, आ। ठीक है, और बड़ी ई ही आएगा। ठीक है, बड़ा ऊ आ गया, यानी दीर्घ है तो बड़ा बड़ा आएगा, और ये दोनों ए जो है बड़ा में आ जाता है। उसके बाद ओ, औ, इसमें भी बड़ा बड़ा है क्योंकि स्वर मात्राएँ लगे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे किसी को बुलाना हो, या फिर राम, बीच में ऐसा आएगा, राम हो जाएगा वो। ठीक है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लुत। ठीक है, हमने देखा उत्पत्ति, नहीं, मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखने के बाद आगे जब हम चलते हैं तो उत्पत्ति के अनुसार देखते हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार जो स्वर हैं वो 2 हैं। ठीक है, उत्पत्ति के अनुसार 2 स्वर हैं, एक मूल स्वर होता है और एक होता है संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर जो है ये भी कितना है, 4 प्रकार का है। अगर मूल स्वर कितना होता है तो बोलेगा, तो 4, वही जो हमने बताया उधर, जो ह्रस्व या लघु स्वर जो होता है वही क्या होता है, मूल स्वर होता है, अ, ई, उ, री। ठीक है, क्यों ये मूल स्वर है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे वर्ण से नहीं हुआ है। मूल स्वर जो है ये स्वयं उत्पन्न है, ऐसा समझ के चलिए। संधि स्वर जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक संयुक्त स्वर और एक दीर्घ स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर ये जो है संधि स्वर के अंतर्गत आता है। तो उत्पत्ति के अनुसार स्वर जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक याद रखना है मूल स्वर और दूसरा याद रखना है संधि स्वर।
ठीक है, अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं, 25 हैं। यानी जो हम वर्ग विभाजित करते हैं ना, क वर्ग ट वर्ग ऐसे करके है ना, तो 5 वर्ग होते हैं, सभी में 5-5 होते हैं, तो 25 है। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो कितना है, 25 है। अगला पॉइंट देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, तालु और दांत और होठों का परस्पर मिलन होता है या सटता है वो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, अंतःस्थ बोलते हैं, अंतःस्थ। या फिर इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि यार लव, यार लव। हाँ, ये ऐसे हैं कि ना कि ये व्यंजन है न ये स्वर है, ये दोनों के बीच में आते हैं। इन्हें अर्थ स्वर भी कहते हैं, यार लव को। ठीक है, तो ये हो गया जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाना पड़ता है। ठीक है, अतः इन्हें क्या बोला जाता है, अंतःस्थ या यार लव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इन्हें अर्थ स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो है वो एक है ढ और एक है ढ़, ड़ और ढ। ठीक है, इसे हरदेव बाहरी ने उच्छिप्त व्यंजन भी कहा था। ठीक है, न साहित्यकार था हरदेव बाहरी, इन्होंने इसे उच्छिप्त व्यंजन भी बोला था। किसको, ढ और ढ़ को उच्छिप्त व्यंजन बोल के भी संबोधित किया था। उसके बाद अगर देवनागरी अंक देखोगे तो वो किस प्रकार लिखा जाता है, तो देवनागरी इस प्रकार लिखा जाता है। पहले जो हिंदी लिखा जाता था, ठीक है, आजकल मानक अंक कैसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार लिखा जाता है 1 2 3 4 सीधे। उसके बाद देखते हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार। तो पंचमाक्षर और अनुस्वार जो है, जो नाक से जिनसे बोलने से आवाज़ आती है, जैसे अंग, इया, ठीक है, अड़ा, न और म, ये क्या है, पंचमाक्षर, इन्हें बोला जाता है। और ये क्या है, अनुस्वार है। उसके बाद देखते हैं हम घोष या सघोष। ठीक है, घोष और सघोष वर्ण देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी स्वर हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, जितने भी स्वर हो गया या फिर, ठीक है, इसे ही घोष बोला जाता है या फिर सघोष। ठीक है, इसमें क्या होता है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं या घोष होते हैं। ठीक है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे कि मान लो क वर्ग, क वर्ग का तीसरा लाइन कौन सा होगा, तो वो और क वर्ग का तीसरा लाइन होगा ये ग वाला, क ख ग, तो ग वाला तीसरा लाइन देखिए ग। उसके बाद इसका ग हो गया, उसके बाद घ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अंगा, ग घ और ये अंगा। ठीक है, इसका क्या हुआ, तीसरा, चौथा और पांचवा लाइन, तो ये क्या हो गया, सघोष हो गया। उसी प्रकार च का तीसरा लाइन वाला, चौथा लाइन वाला और पांचवा लाइन वाला, ज झ और इया, ज झ इया, ज झ और इया, ये जो है क्या हो गया, घोष हो गया या सघोष हो गया। उस प्रकार ट वर्ग का तीसरा कॉलम वाला से तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, जैसे ट, उसके बाद ड ढ अड़ा, ड ढ अड़ा, ड ढ और क्या हुआ, अड़ा हुआ। उसी प्रकार आपका आता है त वर्ग, कौन सा आता है, त वर्ग आता है। तो त वर्ग में देखिए द ध न, तीसरा लाइन से ये भी चालू होता है, द ध न। उसी प्रकार प वर्ग में, प वर्ग का तीसरा, चौथा कॉलम, चौथा पांचवा कॉलम, इसका भी, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा बोला था ना हम। तो ये हो गया प वर्ग का ब भ और म, इसका भी तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये क्या हो जाएगा, घोष, और या फिर इसे सघोष बोलते हैं। उसके बाद अंतःस्थ दिया है, तो अंतःस्थ यार लव। तो ये जो अंतःस्थ है वो क्या है, यार लव, और ये भी इसमें आता है सघोष के अंतर्गत, सघोष में यार लव भी आता है। सघोष ऐसे करके याद रख ले, साथ में घोष करना है कि किसी भी चीज़ की घोषणा करना है, तो यार लोग तो चाहिए ही, ऐसा करके है ना, क्या चाहिए, यार लोग तो चाहिए ही। तो इसमें अंतःस्थ जो होते हैं,
ठीक है, यार लोग चाहिए, यानी अंतःस्थ इसमें है, ऐसा समझ लेना, यार लव यानी अंतःस्थ। और उष्म एक शब्द और लेना है, उष्मा जो होता है ह, ठीक, यार लोग तो है, ऐसा करके याद रखना है, यानी उष्मा यानी उष्म भी इसमें है सघोष में, ऐसा करके, ठीक है। तो उष्म घोष सघोष देख लिया, ठीक है। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, किसी वर्ण का किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण आएगा वही होगा, ठीक है। इसके अलावा अंतःस्थ, यारलव और उष्म ह, ये सभी क्या है, सघोष और घोष। उसके बाद अघोष देखते हैं, इसमें लग गया है अ शुरू में, तो ये हो गया अ। अब हमने जो सघोष में देखा तीसरा चौथा और पांचवा, उसके बाद बच क्या गया था, दो, एक और दो कॉलम बच गया था। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो लाइन होगा वही क्या होगा, अघोष होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें श श श अह, इसमें उष्म जो होता है उसका सिर्फ स, शंख के षा, षटकोण के षा और सरोता का षा जो होता है उसी को लेना है, ठीक है, बाकी को नहीं लेना है। उसके बाद अंतःस्थ को पूरा लेना है। उसमें घोष में हमने अंतःस्थ का सिर्फ ह लिया था, लेकिन इसमें हम अंतःस्थ का सभी लेंगे, यार लव पूरा लेंगे, यार लव, ठीक है, ये पूरा यार लव लेंगे। अब देखिए पहला दूसरा इसमें वर्ण आता है अघोष में, तो पहला वर्ण तो खुद का हो गया, उसके बाद दूसरा वर्ण ख, च पहला और छ इसका दूसरा, ट और ठ दूसरा, इस प्रकार से ये हो रहा है, ठीक है। देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ, यानी पहला दूसरा बोला है, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो इस प्रकार अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, प्रथम और द्वितीय अक्षर होता है। इसमें इसके अलावा श श ह को भी देना है, सरोता शंख के षा, षटकोण के षा और जो सरोता का षा है उसको भी लेना है। इसके साथ ही साथ अंतःस्थ को भी इसमें रखना है पूरा। हालांकि हमने पहले सघोष और घोष में अंतःस्थ का सिर्फ लिया था उष्म का सिर्फ हमने लिया था ह, लेकिन यहाँ पे श श श ये पूरा लिया है तीनों अक्षर, इसमें ह को नहीं लिया गया है, ठीक है। जो उष्मा है श श श चार होते हैं ह, लेकिन इसमें अघोष में ह को नहीं लिया गया है, जबकि हमने सघोष और घोष में ह को लिया था। चलिए अब यहाँ देखते हैं अल्प प्राण। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा शुरुआत में आपको ध्यान देना है, बाकी इसमें भी याद हो जाएगा। देखिए श्वास की मात्रा जब कम आने लगे या जिस प्राण को बोलने में श्वास की मात्रा कम लगता है उसे बोलते हैं अल्प प्राण, या इसमें हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देता। अल्प प्राण है, इसमें ह की ध्वनि नहीं सुनाई देता, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पंचम तृतीय प्रथम तृतीय और पंचम, इसमें आपको गैप करना है, ठीक है। शुरू वाले को लेना है, उसके बाद एक छोड़ के तीसरा को लेना है, उसके बाद चौथा छोड़ के पांचवा को लेना है, ठीक। तो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक है। और सभी जो उष्म है और अंतःस्थ इन सभी को लेना है। उष्म जो है श श श ह और अंतःस्थ यारलव, ये सभी के सभी को लेना है आपको, किसमें, अल्प प्राण में। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बना दिया है, ठीक है। कोई आदमी किसी बंदे को बोलता है आप चाहे प्रथम आओ, तृतीय आओ या पंचम आओ, ठीक है, पंचम नंबर पर आओ, ठीक है, हमारे अंतर्मन में तो ऊष्मा लगी हुई, हमारे अंतर्मन में तो ऊष्मा लगी हुई है। अब उसे ऊष्मा क्यों लगी हुई है, ये तो सोचने वाली बात नहीं है, या फिर जलन हो या फिर कुछ भी हो या फिर कोई और दूसरा कारण हो, तो ठीक है, आप प्रथम आओ, तृतीय आओ या पंचम आओ, हमारे अंतर्मन से आपको याद रखना है अंतःस्थ भी अल्प प्राण में शामिल है। आप बोला है शुरू में, ठीक है, आप प्रथम आओ, तृतीय आओ, पंचम, आप बोला तो ये समझना ये अल्प प्राण है। आप प्रथम आओ किसी क्लास में या तीसरा आओ, पंचम आओ, हमें क्या लेना देना, हमारे अंतर्मन में अर्थात अंतर्लभ अंतःस्थ ऊष्मा लगी हुई है, यानी ऊष्म व्यंजन सभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। तो प्रथम अक्षर आप देख लेंगे ये, ठीक है, क का क लाइन वाला, ठीक है।
यानी प्रथम कालम, तृतीय कालम और पंचम कालम। उसके बाद तृतीय कालम में कौन कौन से आएगा ये देख लेना। उसके बाद ये देखना पंचम में इसमें क ग अंगा। उसके बाद च वाला च झ य, ट ढ ड़, त द न, प ब म, प ब म, इस प्रकार। ठीक है, तो ये देख लेना। प्रत्येक वर्ण जो है उसका प्रथम अकालम, उसके बाद उसका तीसरा कालम, उसके बाद उसका पंचम कालम आएगा। साथ ही साथ यार लव और श अह, इसके लिए जो हमने आपको बताया है ट्रिक। ठीक है, उसके बाद मध्य महाप्राण। अब हमने यहाँ जो प्राण वाले में कौन कौन से लाइन को छोड़ा, पहला को दूसरा को छोड़ दिया, नहीं पहला को लिया था ना, उसके बाद दूसरा को छोड़ा था और चतुर्थ को छोड़ा था। तो महाप्राण में आपको दूसरा और चतुर्थ को ले लेना है। ठीक है, दूसरा और चतुर्थ। तो प्रत्येक वर्ण जैसे कि यह है तो इसका दूसरे वाले कॉलम का और चौथे वाले कॉलम का क ख और चौथा आएगा इसमें घ, इसमें च छ श ट ठ ढ। ठीक है, ये लेना है। त का दूसरा अक्षर दूसरा कॉलम में इसका लेना है थ, और चतुर्थ कॉलम में इसका आ जाएगा ध। ठीक है, प का फ और म, ये सभी क्या होंगे, द्वितीय और चतुर्थ वाले महाप्राण में आएंगे। इसके साथ ही साथ यार लव और श अह। ठीक है, तो ये दोनों को लेना है। ठीक है, यार लव और श अह ये भी इसमें शामिल है। तो महाप्राण और अल्प प्राण में सिर्फ एक ही अंतर है। अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम को लिया था, और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ को, जबकि इसमें भी यार लव है यानी अंतस्थ, और श यानी ऊष्मा इसमें भी शामिल है महाप्राण में। तो ये हो गया अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अपना ये आते हैं। अब जो मेन जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, एक तरफ उच्चारण स्थान है, वर्णों के नाम है, किस नाम से वर्ण है और उच्चारित कौन कौन से वर्ण है वो। ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाले को कंठव्य वर्ण कहते हैं, जैसे कि अ हो गया, आ हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो क वर्ग होता है, क वर्ग, क ख ग घ, क ख ग घ, अंग, ये सब बोले जाते हैं ना, वो भी कंठव्य वर्ण में आते हैं। साथ ही साथ विसर्ग जो आता है, विसर्ग ये भी क्या आता है, कंठ में ही आता है। उसके बाद देखते हैं तालु। ठीक है, इसको तालव्य बोलते हैं, जैसे कि तालु जीभ के साथ जो बोला जाता है, ई। ठीक है, इसके साथ च वर्ग, च छ ज झ य, च छ ज झ य। उसके बाद एक आता है श, य आता है। उसके बाद शंग के श आता है। तो जो यश का या है और शंग का शा है, ये भी तालु में तालव्य वर्ण के साथ ही आता है। ठीक है, तो ये होंगे ई। उसके बाद च वर्ग वाला, च छ ज झ इया, और साथ ही साथ य और श, य और शंग का जो श होता है वो तालव्य यानी तालु में आएगा इसका। उसके बाद हम देखते हैं मूर्धा, इन्हें बोला जाता है मूर्धन्य वर्ग। एक होता है ट वर्ग वाला पूरा ट ठ ड ढ ड़, उसके बाद री र श। ठीक है, ऋषिक री, रसिक र और षटकोण का श, षटकोण वाला श, ये हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, पूरा ट वर्ग और उसके बाद री र षटकोण का श, री र षटकोण का श, ये हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा, मूर्धा वाला। उसके बाद देखते हैं दंत, इसे दंत वर्ण बोला जाता है। पहले पूरा त वर्ग त थ द ध न, उसके बाद ल और एक हो जाएगा श, ये क्या है, दंत वर्ण है। ठीक, उसके बाद देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ को ओष्ठा वर्ण भी बोलते हैं, जिससे ओंठ के तरह ओंठ को, ओंठ जो है पूरा इसमें प्रयोग होता है, जैसे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद प वाला वर्ग, प फ ब भ म बोल के देखिए, पूरा ओठ का प्रयोग होता है इसमें, तो ये ओष्ठा वर्ण हो जाता है। उसके बाद नासिक या मुख वर्ण, मुख से जिसका उच्चारण होता है, इन्हें अनुनासिक वर्ण बोल देते हैं। ये क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, अनुस्वार वाले होते हैं, चंद्र बिंदु वाले जो भी होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, नासिक के मुख से बोले जाते हैं, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, जैसे पंचमाक्षर अड़ा, अंग, अड़ा, इया। ठीक है, न, म, ये सभी पंचमाक्षर जो हैं वही क्या है, अनुनासिक हैं, जिनके बोलने में क्या है, नाक से भी स्वर आता है, चंद्र बिंदु भी लगता है इसमें, तो उसे ही
अनुनासिक वर्ण कह देते हैं। उसके बाद देखते हैं कंठ और तालु से, इसे मिलाकर कंठ तालव्य बोल दिया जाता है। तो ए और ए छोटा ए और बड़ा ए दोनों जो है कंठ तालव्य में आता है। कंठ और तालु ए, कंठ के साथ साथ आपका जीभ भी बोलता है इसमें ए और ए, ठीक है। तो ए और ए जो है, अगर कोई कंठ और ताल मिला के कोई गाना बना रहा है, जैसे कि ए ऐसे करके स्वर लगा रहा है शुरू में वो, ठीक है, तो कंठ तालव्य हो गया। उसके बाद कंठ ओष्ठ है, कंठ और होंठ कंठोष्ठा भी बोल देते हैं इसे मिला के। तो इसके ओ और औ दोनों जो है वो कंठोष्ठा में आते हैं, कंठोष्ठा में। उसके बाद आता है दंतोष्ठ है, दांत और होंठ मिला के। तो व को बोलने में आपको दांत का भी प्रयोग करना पड़ रहा है और ओंठ का भी, व, ठीक है। तो ये हो गया दंतोष्ठ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अब पॉइंट्स हम देखेंगे, ठीक है। पॉइंट्स देखें तो मौखिक स्वर कितने हैं? मौखिक स्वर जो है वो 3 माने गए हैं, अ, आ और बड़ी ई, ठीक है। अ, आ और जो बड़ी ई है, इन्हें मौखिक स्वर बोला जाता है। कौन कौन सा अक्षर है? एक छोटा आ है, एक बड़ा आ है और बड़ी ई, इन्हें मौखिक स्वर के नाम से जाना जाता है, अ, आ, ई को। उसके बाद यहाँ पे देखना है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर हैं वो 4 प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। एक होता है विवृत स्वर। क्या होता है? विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या होता है? पूरा मुंह जो है वो खुल जाता है, जैसे कि आ, ठीक है। एक होता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में क्या होता है? मुंह जो है आधा खुलता है, जैसे अ, ए और औ, ठीक है। अ हो गया, बड़ा ए हो गया और औ हो गया। इसमें मुंह जो है वो आधा खोलना पड़ता है, जैसे अ, ए, औ, पूरा मुंह खुलता नहीं, आधा खुलता है। उसके बाद संवृत। संवृत में क्या होता है? मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, मुख द्वार जो है लगभग बंद सा हो जाता है, उसे संवृत बोला जाता है, ठीक। संवृत स्वर, जैसे कि दोनों ई हो गया और दोनों ऊ, ठीक है। दोनों ई और दोनों ऊ को बोलने में मुंह जो है लगभग बंद सा हो जाता है, तो इसे संवृत बोलते हैं, ई ऊ। अब अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में क्या होता है? मुंह जो लगभग मुंह जो है द्वार आधा आधा बंद रहता है, मुख द्वार जो है आधा बंद है ऐसा, तो इसे अर्ध संवृत बोलते हैं। जैसे ए हो गया और ओखली का ओ हो गया, ठीक है। छोटा ए और ओखली का ओ, ये जो है अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख द्वार खुलने के आधार पर हमने बताया 4 प्रकार का, यहाँ जिह्वा के प्रयोग के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर हम बोल सकते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक होता है। एक होता है अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर में जो आगे से बोले जाते हैं जीभ के आगे, ई ए, ठीक है। उसके बाद मध्य स्वर में आ जाता है। उसके बाद पश्च स्वर में आपको ध्यान रखना है, पश्च स्वर में बड़ा आ और दोनों ऊ और दोनों ओ वाला को लेना है पश्च स्वर में, ठीक है। बड़ा आ को लेना है, दोनों ऊ को लेना है, ऊ और ऊ। उसके बाद दोनों ओखली वाला जो है ओ और औ, ये दोनों को लेना है, यानी कि 5 हो गया। तो पश्च स्वर में 5 स्वरों को लेना है। कौन कौन सा है? वो आ है, ऊ, ओ और औ, ठीक है। वहीं अग्र स्वर में हमें ई और ए को लेना है, ठीक है। तो ये होगा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हुए। उसके बाद हम देखते हैं ये किधर गया? हाँ, यहाँ पे देखते हैं ओंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वर जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं फिर से, ठीक है। एक वृत्तमुखी स्वर होता है और एक अवृत्तमुखी स्वर होता है। तो दोस्तों वृत्त जो मुखी स्वर होता है, इसमें जो होंठ है वो क्या होता है? गोल हो जाता है इसको बोलने में, और अवृत्तमुखी में जो होंठ है वो गोल नहीं होता। अब जैसे वृत्तमुखी में देखिए, बोल के देखिए आप, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये बोल के देखिए, ओंठ जो है क्या होता है? पूरा गोल हो जाता है, ठीक। उसके बाद अवृत्तमुखी में आ ई, इसमें गोल नहीं होता, आ ई ए, ठीक है। दोनों आ, दोनों ई और दोनों ए,
दोनों जो अ है और उसके बाद दोनों ई है, उसके बाद दोनों ए है, इसको बोलने में मुख जो है वो गोलाकार नहीं होता, तो इनको जो है अवृतमुखी बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। व्यंजन जो है वो परतंत्र वर्ण के अंतर्गत आता है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, व्यंजन जो है परतंत्र वर्ण के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम जो वर्ण होता है वो क्या होता है, नासिक्य होता है। जैसे कि अंग, य अड़ा न म, अंग य अड़ा न म, ये नासिक्य वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है, वो इसमें होता है। वो अ ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अर्ध विवृत मध्य स्वर किसे कहा जाता है, तो ये जो अ है यही है अर्ध विवृत मध्य स्वर। ठीक, ये अर्ध विपरीत भी है और ये मध्य स्वर भी है, तो इसे अर्ध विपरीत मध्य स्वर कह देते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक ही वर्ण को दो बार इसमें लिखते हैं। जैसे कि अगर क को लिख दिया तो ये एक आधा क हो जाएगा, एक पूरा क। तो इससे अगर हम वर्ण बनाए कि शब्द को, कोई शब्द बनाए, तो इससे जैसे बना दी पक्का, शुरू में पा लगा के पक्का, शुरू में माँ लगा के डबल का लगा दिया मक्का, तो इसमें डबल कौन हो रहा है, क। तो इसे ऐसे कोई बोल देते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। श क्या है, इसमें अघोष, उष्म और महाप्राण, ठीक है, उष्म और महाप्राण तीनों चीज़ें समाहित है। तो श को याद रखिएगा। श में क्या क्या है, उष्मा भी है, इसमें अघोष भी है, ठीक है, और इसमें महाप्राण है, ठीक है, ये सभी के सभी शामिल है, जबकि इसमें अल प्राण और घोष नहीं है। उसके बाद विसर्ग कंठ वर्ण से जुड़ा है। जो विसर्ग है वो क्या होता है, कंठ वर्ण से जुड़ा होता है ना, जैसे शुरू में हमने देखा कंठ में विसर्ग भी होता है करके, तो ये जो विसर्ग है ये कंठ वर्ण से क्या है, जुड़ा हुआ है। हिंदी में मूल स्वर कितने हो अगर पूछ दे तो वो हैं 4। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, वो हैं 4, ठीक है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर जो है वो 2 हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर कितने हैं, 2 हैं। अब ये तो अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, इसको बाद में सर्च करते हैं क्या है। इतना अभी आप इतना याद रखना, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। अब देखिए, अवरोधी व्यंजनों में हवा क्या होती है, रुक जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, अवरोधी व्यंजन में हवा जो है वो रुक जाती है। संसार के किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द हैं, एक भी स्वर नहीं है, यानी पूरे पूरे क्या है, व्यंजन है। वो ऐसी भाषा है अफ्रीका देश की, ठीक है। मरमर स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो मरमर स्वर का दूसरा नाम है अर्धघोष, ठीक है। मरमर स्वर का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से और जाना जाता है, तो इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द समुदाय को क्या कहते हैं, तो इसे दो है शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ और देखना है हमें कुछ पॉइंट्स। अलिजिह्वा वर्ण, तो कौन से ऐसे वर्ण है, अक्षर है जो अलिजिह्वा में शामिल है कहलाता है। एक क ख ग और एक हो गया ज और फ। इसमें साथ ही साथ ये बिंदु लगाना है, ठीक है। ऊपर में जो ये बिंदु लगा है इसके बगल बगल में मुंह के पास ये बिंदु भी रहेगा, तो ठीक अलिजिह्वा में याद रखना है क ख ग, उसके बाद ज और फ, ये सभी के सभी को आपको अलिजिह्वा में याद रखना है। वत्स्य वर्ण, नाल नाल साज, ठीक है। अगर आपको वत्स्य वर्ण पूछेगा तो आप सीधा कर दीजिएगा नाल साज, नाल स ज, ये क्या है, वत्स्य वर्ण है। उसके बाद देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, जो स्पर्श हैं और संघर्षी हैं, तो ये इसमें आपको याद रखना है च छ ज झ, चारों च से चालू करना है, च छ ज और झ, ठीक। तो ये क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके बाद पार्श्विक कौन सा है, पार्श्विक कहलाता है ल, जो अपना ल अक्षर है ये पार्श्विक में आता है। उसके बाद लुंठित, लुंठित पूछे तो आपको ये देना है र को, किसको शामिल करना है उसमें, र को शामिल करना है। अंतस्थ या अर्धस्वर, अंतस्थ या अर्धस्वर कहे तो यार लब है को याद रखना है, यार लब है।
अंतस्थ या अर्ध स्वर, इसमें जो ह है इसे भी लेना है, या र लव तो है ही, साथ ही साथ ह को भी इसमें शामिल कर लेना है। तो साथ ही साथ इसमें ह को शामिल करना है, तो ये टोटल कहलाएगा अंतस्थ या अर्ध स्वर, सभी के सभी कहाएंगे या र ल व। ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, साथ ही साथ अंतस्थ भी कहा जाता है। जो हमने अर्ध स्वर बताया पहले, अब देख लेना, ये जो यार लव है इन्हें भी अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क क्या है, एक अघोष है और एक अल प्राण है क। ठीक है, क्या है, अघोष और ये अल प्राण है, क्योंकि जैसे हमने अघोष बताया था, है ना, जो दूसरा और चतुर्थ अल प्राण में हमने आपको क्या बताया था, दूसरा प्रथम बताया था, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। अब प्रथम आओ, तीसरा आओ, पांचवा आओ। ठीक है, तो अल प्राण में बताया था। तो ये देखिए प्रथम वर्ण का है ना क, तो ये अल प्राण भी है ना, और ये अघोष भी है। ठीक है, उसके बाद कटप, ये क्या है, अघोष है, अल्प प्राण है, स्पर्श है। तो आपके लिए आपको हम इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। अब देखिए कटप्पा ने क्या कहा था, बाहुबली को मार दिया था, है ना, छुप के या बगल से, है ना। तो कटप्पा ने क्या किया, बिना घोषणा किए, बिना बाहुबली को बताए, है ना, उसके क्या ले लिए, अल्प प्राण ले लिए, आके प्राण ले लिए, है ना। और क्या किया, उसकी तो इतनी क्षमता नहीं थी कि उसको स्पर्श भी कर सके, लेकिन उसने उसको स्पर्श किया। ठीक है, उसको मारने के बाद उसको स्वयं उठाकर वो क्या किए, स्वयं उठाया भी था उसने। ठीक है, तो क टप प ऐसे एक ऐसे वर्ण है, अघोष हैं, अल्प प्राण है और स्पर्श है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों वर्णमाला को हमने समाप्त कर दिया। वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे आपको पूरे समझ आ जाएगा।